हेलो बच्चों, आई एम मोनिश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी लिविंग वर्ल्ड। मित्रों, आज की क्लास में हम सब बड़े ही बेहतरीन तरीके से लिविंग वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने लिविंग वर्ल्ड का एक टॉपिक डिस्क्राइब किया था आपके सामने, जिसे आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के नाम से जानते थे। मैंने बताया था कि लिविंग्स में दो फीचर्स होते हैं, एक को डिफाइनिंग फीचर कहा गया है, दूसरे को कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहा गया है। इन्हीं के बेसिस पर बच्चों लिविंग को डिफाइन किया गया है। मैंने ये बताया था कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे थे तो मैंने डिस्क्राइब किया था कि ये फीचर्स हो सकता है लिविंग में पाए जाते हैं, लेकिन ये फीचर्स कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए बच्चों इन्हें आप डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हैं। ये बात मैंने बताई थी। इसके बाद हमने किया था क्या बेटा, कंटिन्यू में डिफाइनिंग फीचर करना था हमें। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में मैंने इसके दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट वाले बताए थे। एक आपको बताया था कि ग्रोथ क्या होता है बच्चों, दूसरा क्या बताया था, दूसरा फीचर मैंने आपको इसी में रिप्रोडक्शन की बात करी थी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। आपको समझ में आया होगा। ग्रोथ को मैंने बताया था कि ग्रोथ लिविंग ऑब्जेक्ट एज वेल एज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दोनों में देखने को मिलती है। इसलिए इसे हम कंप्लीटली क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं कि यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। बच्चों मैंने कई बार आपको बता दिया है, कई बार पहले भी बता दिया है कि डिफाइनिंग फीचर वही फीचर्स होते हैं जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, वो केवल और केवल लिविंग बीइंग में ही देखने को मिलेंगे। तो ग्रोथ बच्चों नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलती थी, इसलिए हम इसको मानते थे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब भी किया है, इसीलिए इसको हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर में रखा। इसके बाद बच्चों रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन भी आपको लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दोनों में देखने को मिले, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लिविंग ऑब्जेक्ट्स थे जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें हम नॉन लिविंग तो नहीं कह सकते ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। ये दोनों बातें हमने कल क्लियर कर ली थी। आज नेक्स्ट पॉइंट यहां से जो अगला फीचर है बच्चों, डिफाइनिंग फीचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर या लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर क्या है, इसको हम जानेंगे। डिफाइनिंग फीचर में हम किसको रखेंगे ये समझना है बच्चों। तो डिफाइनिंग फीचर में मैंने बताया था कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम डिफाइनिंग फीचर में रखते हैं, और इस क्रम में मैंने आपको ये बताया था बच्चों, क्या मैंने बताया था इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट मेटाबॉलिज्म। क्या बताया था? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टर है जो केवल और केवल कहां पर देखने को मिलेगा, ओनली और ओनली प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है बच्चों। इसी में मैंने आपको दूसरी बात बताई थी। क्या बताई थी? कॉन्शियसनेस बच्चों। क्या बताई थी? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी क्या है मैं भी डिस्क्राइब करने वाला हूं। तीसरा पॉइंट मैंने डिफाइनिंग फीचर का बताया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताया था? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक ऐसा फीचर है बच्चों जो केवल और केवल आपको लिविंग में ही देखने को मिलेगा। ये नॉन लिविंग बीइंग में नहीं देखने को मिलते, या इनमें कोई सा भी एक्सेप्शन नहीं है। अब बच्चों हम क्लियर करेंगे एक एक को सीधे सीधे। क्या है मेटाबॉलिज्म, क्या है कॉन्शियसनेस, आखिर क्या है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और क्यों ये लिविंग बीइंग में ही पाया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं मेटाबॉलिज्म को। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम डिस्क्राइब करना है तो लेते हैं किसको? मेटाबॉलिज्म को लिखते हैं। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है समझिए बच्चों। क्वेश्चन जब भी कुछ भी आए तो उसको समझना जरूरी है, क्योंकि बायोलॉजी डिपेंडेंसी रखती है बच्चों टर्मिनोलॉजी पर। अगर आपको बायोलॉजी की भाषा समझ में आ गई तो समझ लेना कि आधी बायोलॉजी आपको आ गई। अब ये समझना क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बच्चों, या कोई चीज टूट रही हो या बन रही हो, ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई चीज बन रही हो या कोई चीज टूट रही हो, ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं बच्चों? मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शंस में या कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई चीज़ सिंथेसाइज हो रही है, जिसमें कोई चीज़ टूट रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है, या कोई चीज़ बन रही है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। आप कह सकते हैं द रिएक्शंस इन विच
synthesization and formation process takes place are called metabolism। ऐसी प्रोसेस बच्चों जहां पर कोई चीज सिंथेसाइज होती हो या जहां पर कोई चीज ब्रेक डाउन होती है, कुछ टूट रहा होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। और ये कहां पर देखने को मिलती है? दिस प्रोसेस इज प्रेजेंट इन ओनली इनसाइड ऑफ सेल, यह इनसाइड ऑफ सेल में देखने को मिलेगी, तो इसे हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। समझिएगा आप, एक्सेप्शनली इसके एक्सेप्शंस भी हैं। कई लोग बोल देते हैं कि सर ये तो आपको आउटसाइड ऑफ सेल भी देखने को मिल सकता है, इन विट्रो भी देखने को मिल सकता है, कभी कभी इन्हें हम टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। अभी मैं पहला लेता हूं कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। आप सिंपल सी, मैंने कई बार डिस्क्राइब किया, फिर से सुन लीजिएगा। कोई भी चीज अगर बन रही होगी, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई सिंथेसाइजेशन होगा, सिंथेसिस हो रही होगी बच्चों, कुछ किसी की सिंथेसाइजेशन होगा, या फिर क्या होगा, या ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा बच्चों? ब्रेक डाउन होगा या ब्रेक डाउन होगा। कुछ सिंथेसिस हो या कुछ टूट जाए, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये याद रखना, ये टूटना और बनना अगर इनसाइड ऑफ सेल हो रहा है, सेल के अंदर में हो रहा है, तो ही इसे हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहेंगे। सेल के बाहर हो रहा है, दैट नॉट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं कह जाएगी, दैट इज रिएक्शंस। वो क्या कह जाते हैं? रिएक्शंस उनको हम कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर सिंथेसाइजेशन और ब्रेकडाउन, हाँ बच्चों क्या है, अब समझेंगे। जब कहीं पर कोई चीज टूट रही होगी तो उस प्रोसेस को आप एनाबॉलिक प्रोसेस कहोगे। सॉरी, जब जहां पर कोई चीज बन रही होगी, बनने की प्रोसेस, सिंथेसिस लिखा हुआ है, बनने की प्रोसेस को आप एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हो। क्या कहोगे बच्चों? एनाबॉलिक प्रोसेस कहोगे। जबकि किसी रिएक्शंस में इनसाइड ऑफ सेल, सेल के अंदर कुछ टूट रहा होगा, तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसको बच्चों क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। कैटा, कैटा देखिए, कैटा टूटा, कैटा टूटा, ऐसे याद रख सकते हैं आप। जब ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन जब कुछ बन रहा होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। एग्जाम्पल लेके बच्चों अगर हम देखें कि एग्जाम्पल लेकर के देखें कि एनाबॉलिक प्रोसेस हम कहां पर देखने को पाते हैं, कहां पर मिलता है, तो इसी वे में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, कहां पर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों क्या होता है? आप कहेंगे सर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होता है। क्या होता है बच्चों? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज यहां पर देखने को मिलेगा। और कहां पर मिलेगा? इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस, एनर्जी की सिंथेसिस होती है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर एनाबॉलिज्म हो रहा है, वहां पर सिंथेसाइजेशन हो रहा है। बच्चों बात करें ब्रेकडाउन वाले का भी, कि कहां पर ब्रेकडाउन होता है। आप सोचेंगे कि सर अरे कहां पर ब्रेकडाउन होता है, तो इसी वे में आप कह सकते हैं कि ये ब्रेकडाउन या कैटाबॉलिक प्रोसेस आप कहां पर देखते हैं? तो आपने पढ़ा होगा रिस्पायरेशन। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ाएंगे रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन में बच्चों आप देखेंगे कि रिस्पायरेशन में साइटोप्लाज्म में, कहां पर? साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। कहां पर बच्चों? साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है किसके मॉलिक्यूल का? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं। और कब टूटते हैं? तो आप याद रखेंगे बच्चों, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ रहे होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हो या ग्लाइकोलिसिस कहते हो, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं, टूटते हैं। तो आप इजी वे में जानते रहेंगे कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, या ग्लूकोज के दूसरे भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही टूटेंगे तो उन्हें कैटाबॉलिक बोलेंगे। मैंने बताया कि कैटाबॉलिज्म उसे कहेंगे जब ब्रेकडाउन होगा किसी मॉलिक्यूल का, किसी कंपाउंड का, तो उसे हम कैटाबॉलिक कहेंगे। जब कोई कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहा होगा तो उस प्रोसेस को या उस रिएक्शन को हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल में फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन बता दिया।
बच्चों ये प्रोसेस आपको इनसाइड ऑफ सेल देखने को मिलती है। कहां पर मिलेगी? इनसाइड ऑफ सेल देखने को मिलेगी। किसी भी नॉन लिविंग में ये प्रोसेस नहीं देखने को मिलती है, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं। इस मार्कर में एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगी, इस फैन में एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगी, इस बोर्ड में भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगी, कभी नहीं होगी बच्चों। लेकिन 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 कुछ लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्या लगा दिया है जरा समझेंगे। क्या लगा दिया है बच्चों? क्वेश्चन मार्क। कुछ लोगों ने ये कह दिया है कि ये प्रोसेस तो हम बाहर भी करवाते हैं। ये प्रोसेस कहाँ करवाते हैं? हम बाहर भी करवा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं आइए जानते हैं। तो बच्चों कुछ लोगों ने ये कहा है, मैं देखता हूँ आपको बताता हूँ। कुछ लोगों ने ये कहा कि जो आप बता रहे हैं सर ब्रेकडाउन की प्रोसेस या सिंथेसाइजेशन की प्रोसेस, ये प्रोसेस तो बाहर भी हो सकती है। कब हो सकती है? जिस समय आप लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ खुराफात कर रहे होते हैं। क्या खुराफात कर रहे होते हैं? कुछ बना रहे होते हैं या कुछ तोड़ रहे होते हैं। तो ये क्या है? आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि टूटना या बनना जो होगा वो इनसाइड ऑफ सेल ही होगा और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस केवल और केवल लिविंग सेल में ही होगा, लेकिन ये बाहर भी हो रहा है। तो क्या बोलेंगे इसे? बच्चों ध्यान देना, जब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर में आप कोई प्रोसेस करवा रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें, इसको रेड कलर में मुझे नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मैं इसमें जो एग्जाम्पल लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ क्या? उसको लेने वाला हूँ मैं मिल्क। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूँ। ये टेस्ट ट्यूब में बाबू भरा हुआ है मिल्क। क्या रखा हुआ है? मिल्क भैया, जो तुम पीते हो। और मिल्क की खासियत क्या है जानते हो ना? क्या अच्छाई है? दूध पीने वाला कभी पागल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मिल्क में पाई जाती है ब्रेन शुगर। तो तुमको दूध भी पीना चाहिए। क्या पाई जाती है बच्चों? ब्रेन शुगर पाई जाती है। और इस ब्रेन शुगर को आप क्या बोलते हो? अगला क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको बच्चों बोलते हो आप, कौन सी शुगर है ये? दूध में पाई जाने वाली शुगर आपकी जो है इसे आप बोलते हो लैक्टोज। क्या बोलते हो बच्चों? इसे लैक्टोज बोलते हो। अब इस मिल्क में भरी हुई है, कौन पाई गई है बेटा? तो इसमें आपकी पाई जाती है लैक्टोज। क्या पाई जाती है? लैक्टोज शुगर पाई जाती है। मैंने इसी में मिला दिया एक एंजाइम जिसे बोलते हैं लैक्टेज। क्या बोलते हैं? लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम को जब मिलाया तो क्या हुआ बेटा? लैक्टोज और लैक्टेज दोनों मिल करके क्या करते हैं? बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाते हैं। ध्यान देंगे, इस रिएक्शन के बाद लैक्टोज और लैक्टेज एंजाइम के मिलने के बाद ब्रेकडाउन होता है मॉलिक्यूल्स का। क्या होता है? मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो कहेंगे सर इसमें तो ब्रेकडाउन हुआ। क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ भाई। जब ब्रेकडाउन हुआ तो इसका मतलब ये है कि इसे कैटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर कैटाबॉलिज्म देखने को मिल रहा है। और जब कैटाबॉलिज्म देखने को मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि जब कैटाबॉलिज्म देखने को मिल रहा है तो ये भी क्या है? लिविंग है। लिविंग है क्योंकि आपकी डिफिनीशन ऐसे ही है कि एनाबॉलिक कैटाबॉलिक जहाँ पर हो रहा होगा, प्रोसेस हो रही होगी, मेटाबॉलिज्म जहाँ हो रही होगी, उन्हें हम लिविंग कहेंगे। बट बच्चों ध्यान देना, if outside of cell anabolism, catabolism or metabolic processes are carried out, then it is not called living। इसे हम living नहीं कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? इसे living being नहीं कहेंगे, इसे living thing नहीं कहेंगे। क्या? living thing नहीं कह सकते बच्चों, इसे हम बोल सकते हैं living reactions। क्या बोल सकते हैं? लिविंग रिएक्शंस। ये आपके लिविंग रिएक्शन हैं। क्या हैं? लिविंग रिएक्शंस होते हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग्स नहीं हो सकते। याद रखेंगे, ये लिविंग रिएक्शन हो सकते हैं बट दे आर नॉट लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग नहीं हो सकते। इतनी बात समझ में आई? तो डिफाइनिंग फीचर आप कह सकते हैं कि डिफाइनिंग फीचर कहाँ होता है? तो आप कहेंगे कि डिफाइनिंग फीचर इज एन डिफाइनिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज एन डिफाइनिंग फीचर बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ओनली लिविंग organisms. It is not present in any living organism
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर नॉट हैविंग एनी एक्सेप्शंस। इसका कोई भी एक्सेप्शन बच्चों नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, तो आप कहेंगे कि ये डिफाइनिंग फीचर है। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप लगा लीजिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट मैंने दूसरा पॉइंट आपको जो बताया था वो दूसरा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया था कॉन्शियसनेस। क्या बताया था बच्चों? दूसरा पॉइंट आपको बताया था कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस 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 बताया था। बच्चों ध्यान से समझेंगे कॉन्शियसनेस क्या है भाई। सबसे बड़ी बात यह है कॉन्शियसनेस क्या है, सबसे पहले तो इसे ही समझना है। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? तो भैया आप रास्ते में जा रहे थे, किसी ने आपको बिना किसी गलती के एक थप्पड़ खींच के मार दिया, आपने क्या किया, फिर बदले में आपने भी उसे एक थप्पड़ घुमा दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। इसी प्रोसेस को तो बच्चों आप कॉन्शियसनेस कहते हो, इसी प्रोसेस को तो कॉन्शियसनेस कहते हो। कॉन्शियसनेस का मतलब है कुछ एक्शन हुआ नहीं कि आपने रिएक्शन दिया, कुछ एक्शन आपके सामने हुआ नहीं कि फिर आपने भी बदले में रिएक्शन दिया। दैट्स कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ये प्रोसेस बच्चों जैसे जैसे हम अगर डिफाइन करें इन बायोलॉजिकल वे में, अगर हम साइंटिफिक वे में डिफाइन करें जो हमें साइंस के अकॉर्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि हम जो भी रिएक्शंस दे रहे हैं वो क्या है, वो क्या है, जो रिएक्शंस हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, तो सामने से हमें कुछ ना कुछ एक कारण मिल रहा होगा, उस कारण को हम बोलते हैं स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टिमुलाई। तो इसे बोलेंगे इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। अगर इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के कारण, उद्दीपन हिंदी में कहते हैं, इसके कारण हम कोई भी, हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कोई भी रिएक्शन करती है स्टिमुलाई के कारण। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बच्चों कोई भी रिएक्शन करती है, इसी प्रोसेस को आप कॉन्शियसनेस कहते हो। क्या कहते हो? कॉन्शियसनेस कहते हो। कॉन्शियसनेस का मतलब ये कह सकते हैं, ठंड के मौसम जब हमें ठंडी लगती है तो हम स्वेटर पहनना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों स्टार्ट कर देते हैं? इसलिए कि हम ठंड से बच सकें, ये हमारा कॉन्शियसनेस है। गर्मियों के मौसम में हम कपड़े को उतारते जाते हैं, स्वेटर जैकेट पहन के तो नहीं टहलते हैं। क्यों नहीं टहलते हैं? क्योंकि हमें गर्मी से बचना है, तो गर्मी से बचने के लिए हमें कम कपड़े पहनने होंगे। ये कॉन्शियसनेस है। हम सो रहे थे, किसी ने मेरे पैर में पिन चुभाई, हमने जल्दी से अपना पैर हटा लिया, दैट्स कॉल्ड कॉन्शियसनेस। हम जो भी रिएक्शंस करते हैं किसी भी स्टिमुलाई के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अब ये कॉन्शियसनेस बच्चों डिफाइनिंग फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसे समझना है। तो आप कहेंगे कि सर ये ऑलवेज लिविंग में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग तो कोई ऐसा रिएक्शन करता ही नहीं है भाई। कोई भी नॉन लिविंग इस बोर्ड को एक थप्पड़ मारोगे तो ऐसा नहीं है कि रिप्लाई करेगा, इस मार्कर को एक थप्पड़ मारोगे तो रिप्लाई करना नहीं है। ये कह सकते हैं कि दे कांट रिप्लाई, ये रिप्लाई नहीं करेगा क्योंकि दे आर डेड इन नेचर। बेटा ये डेड नेचर के होते हैं, ये नॉन लिविंग हैं, इसलिए रिप्लाई नहीं करते, स्टिमुलाई को फील नहीं करते। जब ये फील नहीं करते हैं तो यू कैन से, आप कह सकते हैं बच्चों, कॉन्शियसनेस आल्सो। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस आल्सो इज एन डिफाइनिंग फीचर। ये कैसा फीचर है बच्चों? ये आपका डिफाइनिंग फीचर है। ये भी आपका हो गया, ये भी आपका डिफाइनिंग फीचर है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। डिफाइनिंग फीचर तो है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन खोज के ले आए हुए हैं कि कॉन्शियसनेस में कैसा फीचर। एक होता है बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये भी ध्यान देना, सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस किसे कहोगे आप? सेल्फ कॉन्शियसनेस में बेटा ध्यान देना, सेल्फ कॉन्शियसनेस आप केवल और केवल उन्हीं को कहते हो बाबू जो अपने लिए कॉन्शियस होते हैं। हमें कैसा खाना है, कैसा पहनना है, कब उठना है, कब जगना है, कब पढ़ना है, जो अपने लिए कॉन्शियस हैं उनको क्या बोलेंगे? सेल्फ कॉन्शियसनेस। पूछेगा कि कॉन्शियसनेस इज एन फीचर ऑफ, तो यहां पर ऑप्शन में आप लिविंग लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? यहां पर अगर लिविंग आंसर में है तो लिविंग बीइंग लगा देंगे। लेकिन बच्चों अगर पूछ लिया कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्या पूछा? सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन लिविंग वाला मत लगाना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा।
ध्यान से सुनना बाबू, इस लिविंग वाले को मत लगाना, नहीं तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल लिविंग एनिमल्स आर नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रखते हैं। कौन रखता है? फिर ध्यान देंगे बच्चों, केवल और केवल ये तुम सेल्फिश मनुष्यों में ही पाया जाता है, तो आप इसे कहेंगे ह्यूमन बीइंग। क्या बोलेंगे? ह्यूमन बीइंग। बच्चों ह्यूमन बीइंग क्या रखते हैं? यू कैन से ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, मतलब ये क्या कब करना है क्या नहीं करना है उसको इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता, इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो आपको ये जानते रहना है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस कौन होता है, तो आप कहेंगे कि सर ह्यूमन बीइंग होते हैं। कौन होते हैं बेटा? ह्यूमन बीइंग होते हैं। अब आपको कॉन्शियसनेस की स्टिमुलाई जो मैंने बताई, वो स्टिमुलाई के टाइप भी कई हो सकते हैं, आप ये भी जानते रहना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार फ्रेम हुआ है कि कितने टाइप ऑफ स्टिमुलस हो सकते हैं इस दुनिया में। आप जानते रहना बच्चों कि जो ये कॉन्शियसनेस का टाइप है, मैं इधर लिख देता हूँ। देखो दो क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल मत बोलना, एक तो कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, दूसरा सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल और केवल ह्यूमन बीइंग में ही पाया जाता है। अगली बात करते हैं कि ये कॉन्शियसनेस कितने टाइप का हो सकता है या कैसा हो सकता है। तो बच्चों ये आपका फिजिकल भी नेचर का हो सकता है। कैसे नेचर का हो सकता है? फिजिकल नेचर का हो सकता है। और कैसे हो सकता है? ये केमिकल नेचर का भी हो सकता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस केमिकली भी हो सकता है, केमिकल नेचर का भी हो सकता है। और कैसा हो सकता है? तो कहेंगे कि बायोलॉजिकल नेचर का भी हो सकता है। कैसे हो सकता है बच्चों? बायोलॉजिकल नेचर का भी सेल्फ कॉन्शियसनेस हो सकता है। अब समझिएगा, फिजिकल नेचर मतलब ऐसा कॉन्शियसनेस जो फिजिकली चीज़ों को फील कर सके। फिजिकली चीज़ों को फील कर सकने का मतलब बच्चों जैसे कि फिजिकल वे में जो भी चीज़ें भौतिक चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें, उनको फील कर सकता हो। जैसे कि किसको फील कर सकता हो? जिसको लाइट की फीलिंग आती है। लाइट, जैसे लाइट फिजिकल कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है। दूसरा आपका वाटर भी एक फिजिकल कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है। और बच्चों ग्रेविटी, लाइट, वाटर और ग्रेविटी ये किसका पार्ट है? तो यू कैन से इट इज़ द फिजिकल कॉन्शियसनेस, इट इज़ द पार्ट ऑफ फिजिकल कॉन्शियसनेस। आप कहेंगे कि सर लाइट क्या मामला रखता है हमारे कॉन्शियसनेस से? तो बच्चों दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो लाइट के टाइमिंग के अकॉर्डिंग फ्लावरिंग करते हैं। हाँ, उनके जब लाइट का टाइमिंग आएगा तभी फ्लावरिंग करेंगे। जैसे कि आप खुद भी जानते हैं, मैंगो आपको गर्मियों के मौसम में ही मिलते हैं। कुछ मैंगो अब आ गए हैं फॉरेन वाले जो ठंडियों में मिल सकते हैं, बट उसका टाइमिंग जो फ्लावरिंग का है मैंगो का बच्चों कब है? गर्मियों के मौसम में ही है। क्यों ऐसा है? इसलिए बेटा कि उनकी फ्लावरिंग की टाइमिंग तभी होगी जब डे का डिस्टेंस उनके अकॉर्डिंग होगा, लाइट डिस्टेंस उनको उतना मिलेगा तभी। ऐसे प्लांट्स को अलग अलग जोन में भी बांटा गया है। जैसे कि इसमें आप LDP पढ़ते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, इसी में आप पढ़ते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स SDP, इसी में आप एक प्लांट पढ़ेंगे DNP, मैं पढ़ाऊंगा फोटोप्लियाडिज्म तब आएगा। लॉन्ग डे प्लांट उन्हें कहते हैं जिन्हें ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग करने के लिए। शॉर्ट डे प्लांट थोड़े कम लाइट की ज़रूरत। और बच्चों ये DNP डे न्यूट्रल प्लांट जिन पर लाइट की कोई भी स्टिमुलेशन लाइट का नहीं होता है, ये अपने अकॉर्डिंग फ्लावरिंग करते हैं। आपको यहाँ इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, इतना जानते रहिएगा। फिजिकल में लाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है। केमिकल स्टिमुलस या केमिकल कॉन्शियसनेस क्या है? तो बच्चों केमिकल का मतलब इसमें आपका एग्जांपल हो सकता है कुछ पॉल्यूशंस या पॉल्यूटेंट्स इसमें हो सकते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कुछ पॉल्यूटेंट्स या केमिकल पॉल्यूटेंट्स जो हैं, इनसे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो इनसे भी कॉन्शियसनेस रखते हैं, स्टिमुलस रखते हैं, स्टिमुलाई फील करते हैं। आप कहेंगे सर कौन हो सकता है? तो आप जानते ही हैं SO2 पॉल्यूटेंट एरिया में लाइकेन कभी ग्रो नहीं करता। एक एग्जाम्पल है, ये जानते रहिए, लाइकेन कांट ग्रो इन SO2 पॉल्यूटेंट एरिया। लाइकेन कभी भी नहीं ग्रो करता, कहाँ पर? SO2 पॉल्यूटेंट एरिया में। लाइकेन क्या है? तो ये बेटा आपका रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई के बीच का, म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो लाइकेन है। मैं पढ़ाऊंगा लाइकेन। आप कहेंगे कि SO2 का जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा उस वाले स्थान पर लाइकेन
कभी ग्रो नहीं करते। ना ग्रो करने का मतलब किसी ने इनको बताया तो नहीं है कि आप यहाँ मत ग्रो करो, यहाँ पर SO2 का पॉल्यूशन ज़्यादा है। ये खुद से सेंसिटिव हैं, ये खुद से उसके स्टिमुलस को समझ सकते हैं, इसलिए दे कांट ग्रो, ये वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो आप समझते रहिएगा, ये केमिकल हो गया आपका कॉन्शियसनेस। बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस बच्चों, जो लिविंग बीइंग फील करते हैं, हम लोग ज़्यादा फील करते हैं, ज़्यादा एनिमल्स में देख सकते हैं, जानवरों में देखने को मिलेगा, ज़्यादा जानवरों में ही देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे हैं जिन्हें सीजनल ब्रीडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है। समझेंगे बच्चों, सीजनल ब्रीडर्स किन्हें कहा जाता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग बीइंग्स जो एक टाइम पीरियड आने के बाद ही ब्रीडिंग करते हैं। जैसे कि कुछ आपको एग्जांपल में मैं ले लेता हूं, तो डॉग्स वगैरह हैं, इनका एक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पर ये बच्चों को जन्म देते हैं, या उसी टाइम पर फर्टिलाइजेशन का, कॉपुलेशन का एक इनका अपना टाइम पीरियड है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सीजन फिक्स है, जिनका टाइम फिक्स है कि इस टाइम पर ही वो फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे या करेंगे, ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स को सीजनल ब्रीडर कहते हैं। ये बायोलॉजिकल सेंसिटिविटी रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों? ये बायोलॉजिकल सेंसिटिविटी रखते हैं। आपको मैंने सेल्फ कॉन्शियसनेस बता दिया। अब लेकिन कुछ लोग फिर भी कंफ्यूज रहते हैं बच्चों, फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपके एनसीईआरटी में भी आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मैं कवर कराता हूँ। ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे। एक कॉन्सेप्ट आपका है जिसे कॉन्शियसनेस के अंदर ही पढ़ना है। मैंने अभी अभी जो बताया उससे अच्छा कॉन्सेप्ट। आप कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर वे लोग जो किसी दुर्घटनाग्रस्त हो गए और कोमा में चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? कोमा में चले गए हैं। उन लोगों को क्या बोलेंगे? तो आप बोले भैया कोमा पेशेंट जो हैं वो तो अब कोमा में हैं, उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है, तो क्या कहेंगे उनको? कोमा पेशेंट्स को क्या बोलेंगे? लिविंग बोल देंगे या नॉन लिविंग बोल देंगे भैया? तो आप कहेंगे कि कोमा पेशेंट्स में भी कॉन्शियसनेस पाया जाता है। क्योंकि कई लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हुए आते हैं कि भाई आप तो कहते हो कि कॉन्शियसनेस ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग का, क्योंकि कॉन्शियसनेस केवल और केवल लिविंग में ही पाया जाता है, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। लेकिन वे लोग जो अपना कॉन्शियस खो चुके हैं, कोमा में चले गए हैं, कोमा में हैं, आईसीयू में हैं, उनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है भैया। वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वो क्या है? तो वो तो लिविंग है ना, अभी मरे तो नहीं है, लेकिन कोमा में है और उनमें कॉन्शियसनेस भी नहीं है, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? तो बच्चों साइंस कहता है कि जो कोमा में जाते हैं, जो कोमा पेशेंट्स हैं, जो आज कोमा में हैं, वो मरे हुए नहीं, डेड घोषित नहीं किए गए हैं ना, तो इन्हें अभी आप डेड थोड़ी ना कह सकते हो कि ये मर गए हैं, कोमा में चले गए हैं। ये कोमा में गए इसका मतलब मरे तो नहीं है ना। अभी इनके अंदर मर गया है क्या? इनके अंदर मर गया है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या मर गया है इनके अंदर बच्चों? मर गया है सेल्फ कॉन्शियसनेस। लेकिन अभी ये कॉन्शियस हैं। क्या हैं? कॉन्शियस हैं। तो अगर ये अभी भी कॉन्शियस हैं बच्चों, तो ऐसे वाले लिविंग बीइंग्स को हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जब लिविंग हैं तो कॉन्शियस। अगर लिविंग नहीं होते, डेड हो जाते, तो अलग बात होती कि कॉन्शियसनेस नहीं रहते बच्चों, क्योंकि इनके बॉडी के आर्गन तो कुछ ना कुछ एक्टिव हैं ना, काम कर रहे हैं, तो कॉन्शियस बोला जाएगा इनको। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है जो ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि कोमा पेशेंट डेड नेचर के नहीं है, इनमें भी कॉन्शियसनेस पाया जाता है। आपका आंसर ये भी हो गया। तो मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी और कॉन्शियसनेस। क्या बताया? मेटाबॉलिक एक्टिविटी और आपको क्या बता दिया? मैंने बताया इसी में कॉन्शियसनेस। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों डिफाइनिंग फीचर होते हैं। किसके बच्चों? ये दोनों डिफाइनिंग फीचर होते हैं लिविंग बीइंग्स के। ये दोनों डिफाइनिंग फीचर होते हैं किसके? लिविंग बीइंग्स के। बच्चों मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कंप्लीट कर दिया है और मैं आपको इसके बाद डिफाइनिंग फीचर को भी आज बता दिया हूं। अब रही बात एक पार्ट जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, तो बड़ा सिंपल सा है, उसमें कुछ नहीं कहना। द ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड विद द हेल्प ऑफ सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स आर कॉल्ड सेलुलर लेवल ऑफ या ऑर्गन लेवल ऑफ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इस टाइप के जो
सेल्स से, टिश्यू से, आर्गन सिस्टम से मिलकर के ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उन्हें हम लिविंग बीइंग ही कहते हैं। तो इनका कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करनी है। तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर में बड़े ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से ग्रोथ को डिस्क्राइब कर दिया बच्चों, फिर मैंने रिप्रोडक्शन को उसके एक्सेप्शन के साथ, फिर मैंने आपको बता दिया ये वाला पार्ट डिफाइनिंग फीचर का, जिसमें मैंने मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को डिस्क्राइब किया। फिर बच्चों आपको मैंने एक पार्ट बताया कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को भी हमने बड़े बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। कुछ भी बचा नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनने चाहिए वो आपके 100% बन जाएंगे। कहीं से भी आप क्वेश्चन उठा के लगाएंगे, आपके क्वेश्चन लगेंगे। लेक्चर पीछे वाला भी अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। बच्चों पढ़ते रहिए, काम करते रहिए। नीट बहुत टफ नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, इजी वे में होता है। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, लगे रहो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। जय हिंद, जय बालाजी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं।